जिमिन, माँ उठिए प्लीज, उठ जाइए, आप ऐसे नहीं जा सकते। डैड आप तो उठिए प्लीज, आप मुझे ऐसे अकेले छोड़ के नहीं जा सकते, प्लीज उठिए ना, प्लीज उठिए। जिमिन सड़क के बीच में अपनी मॉम और डैड के पास बैठकर उन्हें बुला रहा था। उन दोनों का कार एक्सीडेंट हो जाता है क्योंकि उसके डैड ड्रंक थे, पर ज्यादा नहीं। तभी एम्बुलेंस आती है और पुलिस भी आते हैं। एम्बुलेंस दोनों बॉडीज को उठाकर लेने लगती है और जिमिन उस एम्बुलेंस को फॉलो करते हुए हॉस्पिटल चला जाता है। हॉस्पिटल में पहुंचते ही डॉक्टर ट्राई करते हैं उन दोनों को बचाने का, पर वे नहीं बच पाते। जैसे ही ये न्यूज़ जिमिन को मिलती है, वो पूरी तरह से टूट जाता है और खुद को ब्लेम करने लग पड़ता है। कुछ समय बाद वहाँ पर मिस्टर किम पहुँचते हैं और वे भाग के जिमिन के पास जाते हैं। मिस्टर किम, जिमिन क्या तुम ठीक हो? जिमिन, मैं कैसे ठीक हो सकता हूँ जब मेरे मम्मी पापा नहीं रहे? मिस्टर किम, पर ये सब हुआ कैसे? जिमिन, पापा बहुत ज्यादा ड्रंक तो नहीं थे, पर उन्होंने थोड़ी बहुत ड्रिंक की थी पार्टी में, और मैं बाद में गया था तो मैंने अलग कार ली थी। मुझे उस कार को लेकर वापस आना था तो मैंने डैड को बोला कि वे अपनी कार लेके मॉम के साथ आ जाए और मैं अपनी कार लेके आने वाला हूँ। रास्ते में ये हो गया, उनका कंट्रोल बिगड़ गया और वह एक ट्रक के साथ जाके टकरा गए। काश मैंने उन्हें अपने साथ ही ले लिया होता। ये जानते हुए कि वो ड्रंक है, मुझे उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। ये सब मेरी गलती है मिस्टर किम, कोई भी तुम्हारी गलती नहीं है। जो होना था वो तो होके ही रहेगा ना, हम उसको थोड़ा रोक सकते हैं। अब उन्हें जाना था तो वो चले गए, तुम चिंता मत कर, हम तुम्हें अपने साथ रखेंगे और संभालेंगे। तुम हमें अपना पेरेंट्स मानो। मैं जानता हूँ ये मुश्किल होने वाला है, पर तुम्हें उन सबको प्राउड भी तो करवाना है, तुम्हें अपनी लाइफ में सक्सेसफुल भी होना है ना, तो तुम्हें ये करना होगा। तुम बस उनके आने का दुख तो नहीं बना सकते हर समय, तुम्हें अपना फ्यूचर बनाना होगा और उनको सक्सेसफुल होके दिखाना होगा। उन्हें खुश करने की तो तुम्हारी जिम्मेदारी है ना, जिमेन। हाँ, पर वो इतनी जल्दी क्यों चले गए मुझे छोड़कर? मिस्टर किम, अब उसमें हम कुछ नहीं कर सकते ना, उनका टाइम खत्म हो गया था धरती पर, तो वे चले गए। तुम चिंता मत करो ज्यादा, तुम्हारा ख्याल हम रखेंगे। चलो अब रोना बंद करो, हमारे साथ चलो। जिमिन, इनका फ्यूनरल होने दो फिर मैं आऊंगा। मिस्टर किम, ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारा साथ दूंगा, जब तक खत्म नहीं हो जाता तब तक मैं भी नहीं जाऊंगा। जिमिन, ठीक है। मिस्टर किम जिमिन के डैड के बहुत अच्छे दोस्त थे। वे दोनों बहुत ही ज्यादा क्लोज थे और जिमिन को मिस्टर किम उतना ही प्यार करते थे जितना वो अपने बेटे को करते थे। उन्होंने आज तक कभी जिमिन को किसी और के बेटे के रूप में देखा ही नहीं। मिस्टर और मिसेस किम दोनों ही जिमिन को बहुत ज्यादा प्यार करते थे, बिल्कुल ही अपने बेटे की तरह। और मिस्टर और मिसेस पार्क भी मिस्टर किम के बेटे को उतना ही प्यार करते थे जितना वे जिमिन को करते थे। जिमिन अपनी यूनिवर्सिटी के लास्ट सेमेस्टर में था अभी। उसके बाद वो अपने डैड की कंपनी ज्वाइन करने वाला था, पर अब उसे अपने डैड की कंपनी के साथ साथ यूनिवर्सिटी भी खत्म करनी पड़ेगी, क्योंकि अब उसके सर पर आ चुका है पूरे कंपनी का बोझ। उसे पूरी कंपनी संभालनी होगी, साथ ही अपनी पढ़ाई भी। पर अभी तो वो बहुत ही दुख था अपने पेरेंट्स को खोने के वजह से। कुछ दिन बीत गए और जब जिमिन फाइनली थोड़ा बहुत इमोशनली स्टेबल था, मिस्टर किम उसे अपने घर ले गए। मिसेस किम, जिमिन क्या तुम ठीक हो? मिसेस किम भागती हुई दरवाजे के पास जाती है और जिमिन को हक कर लेती है। वो जानती थी कि जिमिन इस समय पर बहुत ज्यादा वीक हो गया है। जिमिन, हाँ मॉम, थोड़ा बहुत। मिसेस किम, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे मम्मी और पापा तुम्हें ऐसे देख के खुश होंगे? नहीं ना, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। तुम्हें उन्हें खुश देखना है कि नहीं? तो तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखते? जिमिन, बस तो ज्यादा ही दुखी हो गया था उनके जाने पर, अब कर भी क्या सकते हो। वो मुझे इतनी जल्दी छोड़कर जो गए थे, पर मैं उन्हें ये प्रूफ जरूर करके दिखाऊंगा कि मैं बहुत ज्यादा कैपेबल हूँ और उन्हें प्राउड जरूर फील करवाऊंगा और मैं अपनी ख्याल भी रखूंगा। मिसेस किम, अच्छी बात है। अब तुम जाके फ्रेश हो जाओ और खाना खा लो। ऐसा लगता है तुमने खाना ही नहीं खाया 2-4 दिनों से।
जिमिन खाया तो था पर बहुत कम खाया था, शायद इसीलिए ऐसा हुआ। मिसेस किम, तो अभी जल्दी से जाओ और फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। जिमिन ठीक है। वो वहां से जाता है और फ्रेश अप होने के बाद वापस खाने आ जाता है। इन कुछ दिनों में मिस्टर किम ने जिमिन के सामान उनके घर में रखवा दिए थे। उनके घर में बहुत सारे एक्स्ट्रा रूम्स थे, तो उनमें से एक रूम जिमिन को दे दिया। कुछ दिन बीत जाते हैं और मिस्टर किम का बेटा अब्रॉड से वापस आ जाता है, पर वो जिमिन को देखकर ज्यादा खुश नहीं होता। वो दोनों बचपन के दोस्त थे, पर टेयंग को इतना रूड देखकर मिस्टर किम और मिसेस किम भी बहुत शॉक थे। कभी इतना रूड नहीं था जितना वो बन चुका था अब्रॉड से वापस आने के बाद। वो मुश्किल से ही जिमिन से कभी बातें करता था, ना ही उसने अपने पेरेंट्स से अच्छे से बात की और ना ही जिमिन से। वो बहुत ज्यादा रूडली रहने लगा था। वो अपने पेरेंट्स से फिर भी बात कर लेता था, पर जिमिन से तो वो मुश्किल से ही बातें किया करता था। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, मिस्टर और मिसेस किम को थियांग की टेंशन होने लगी, क्योंकि वो ऐसा कभी नहीं था। तो वो सोचते हैं कि अगर वो जिमिन की शादी थियांग से करवा दे, तो शायद जिमिन उसे बदलने में सफल हो जाए और शायद थियांग का बिहेवियर भी बदल जाए। पर उन्हें नहीं पता था कि थियांग जिमिन को ही सबसे ज्यादा हेट करता है। सब लोग लंच कर रहे थे जब मिसेस किम शादी की बात उठाती है। मिसेस किम, थियांग, हम सोच रहे हैं कि तुम्हारी शादी जिमिन से करवा दें, क्या बोलते हो? थियांग, मेरी शादी? मुझे अभी शादी नहीं करनी, और जिमिन से तो कतई नहीं। मिसेस किम, ऐसा कोई बात करता है? थियांग, मैंने कहा ना मुझे शादी नहीं करनी, और मैं ऐसे ही बात करूंगा, क्योंकि मुझे अभी शादी नहीं करनी। ये बात जिमिन को थोड़ा सैड बना देती है, पर वो कुछ नहीं बोलता और अपना खाना खाने लगता है। मिस्टर किम, थियांग, तुम ज्यादा ही रूड होने लगे हो। मैं ऐसे नहीं बात करनी चाहिए उससे, वो तुम्हारा दोस्त है। थियांग, दोस्त था, नहीं है अब, और उससे मुझे शादी नहीं करनी। मिस्टर किम, अब तुम उसी से शादी करोगे, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें करना ही होगा। मिस्टर किम गुस्से से बोलते हैं और वहां से उठकर चले जाते हैं। उन्हें थियांग का बिहेवियर बहुत ज्यादा बुरा लगने लगा था। थियांग बिल्कुल भी अच्छे से बिहेव नहीं करता था, तो उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता था उस पर वो शांत रहते थे। परंतु इस बार वो चाहते थे कि थियांग जिमिन से शादी करे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उन्होंने उन दोनों की शादी की डेट फिक्स करवा ली। थियांग ना चाहते हुए भी शादी के हॉल में ले जाया गया था। उसे जिमिन के बारे में कुछ नहीं पता था, ना ही उसे ये पता था कि जिमिन के पेरेंट्स नहीं रहे अब। उसने कभी इंटरेस्ट ही नहीं लिया उसके बारे में, सो उसे कुछ नहीं पता था। शादी वाले दिन जब थियांग रेडी हो रहा था, उसकी मॉम वहां पर आई। जिसके थियांग, मैं इतना रूडली नहीं बात करना चाहिए जिमिन से, तुम्हें पता भी है उसके साथ क्या क्या हुआ है। तुम जिस तरह उसके साथ बिहेवियर कर रहे हो बिल्कुल अच्छा नहीं है। थियांग, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके साथ क्या हुआ, मैं वो सब जान के करूँगा क्या? रही बात अच्छे से बात करने की, मुझे नहीं करना। मिसेस किम, तुम दोनों तो इतने अच्छे दोस्त थे, तो तुम दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ कि तुम दोनों बात ही नहीं करते? और जितना मैंने ध्यान दिया, ज्यादातर तुम मुझसे बात नहीं करते हो, वो तो फिर भी तुमसे बात करता है। थियांग, हमारे बीच कुछ नहीं हुआ, बस मुझे वो पसंद नहीं है अब। मिसेस किम, ठीक है, चलो मान लिया वो तुम्हें पसंद नहीं, पर तुम्हें ट्राई करना चाहिए ना, तुम्हारा दोस्त था, तुम मुझसे अच्छे से जानते हो। थियांग, बस मॉम, अगर आप ये बताने आई हैं तो प्लीज। मिसेस किम, मैं बस ये बताने नहीं आई थी, मैं तो ये बताने आई थी कि तुम्हें उसके साथ अच्छे से बात करना होगा। उसके पेरेंट्स नहीं रहे अब, उनकी रिसेंटली डेथ हो गई है, तो हमें उसकी अच्छी तरह वर्क करनी होगी ना। थियांग, क्या? ये कब हुआ? आपने तो मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। मिसेस किम, तुम सुनते ही कहाँ हो, और ये अभी रिसेंटली हो रखा है, कुछ महीने की बात है बस, तुम्हें उससे अच्छे से बात करना होगा। थियांग, तो उसके पास उसका घर भी तो है, वो वहाँ पे क्यों नहीं रहता? मिसेस किम, वो अकेला हो जाएगा ना, इसीलिए हम उसे अपने घर ले आए, और साथ ही उनकी कंपनी भी बहुत लॉस में चल रही है, क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला कोई नहीं है अभी। जल्दी ही जिमिन की यूनिवर्सिटी भी खत्म हो जाएगी, तब वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले लेगा, तो तुम्हें उससे खुद बात करनी पड़ेगी अच्छी तरह से।
और तुम जितना रूडली बिहेव कर रहे हो उसके साथ, वो करना बंद कर दो। क्या वो तो देखा जाएगा। ये बोलिए ना कि वो हमारे घर में इसलिए रहना है क्योंकि उसकी कंपनी लॉस में चल रही है, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकता अकेले रहना। सिस्टम क्या ज़्यादा हो रहा है तुम्हारा। मिसेस किम से बोलती है और वहाँ से चली जाती है क्योंकि वो झगड़ा नहीं करना चाहती थी। ये वैसे ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिन था, तो वो इस दिन को बिगाड़ना नहीं चाहती थी। तेयंग रेडी हो जाता है और हॉल में चला जाता है जहाँ पर शादी होने वाली थी। वहाँ की डेकोरेशन बहुत ही अच्छी तरह से हुई होती है। वो जाकर प्रीस्ट के सामने खड़ा हो जाता है और कुछ समय बाद जिमिन भी आ जाता है। जिमिन को मिस्टर किम लेके आते हैं और प्रीस्ट के सामने थियंग के हाथ में जिमिन का हाथ देकर वो वहाँ से चले जाते हैं। जिमिन और थियंग दोनों ही प्रीस्ट के सामने खड़े थे और प्रीस्ट ने अपना वाव लेने के लिए बोलता है। दोनों ही अपने अपने वॉस बोलते हैं और प्रीस्ट उन्हें हस्बैंड्स क्लियर कर देता है। पर जब प्रीस्ट उन्हें किस करने बोलता है, हेयंग मानता नहीं और कहता है कि क्या इतना जरूरी है किस करना। प्रीस्ट कहता है कि ये एक रीति है, इसे पूरा करना ही होगा। तो थियंग को ना चाहते हुए भी जिमिन को किस करना पड़ता है। जिमिन थोड़ा सा डरा हुआ होता है और सैड भी क्योंकि थियंग अब भी उससे अच्छे से बात नहीं करा रहा होता है। उनकी शादी पूरी अच्छी तरह से खत्म हो जाती है और वो लोग घर लौट जाते हैं। थियंग फिर भी इतने अच्छे से बात नहीं करता जिमिन से, तो मिस्टर और मिसेस किम सोचते हैं कि उन्हें कहीं बाहर भेजा जाए और अकेला टाइम दिया जाए। पर थियंग उस बात से मना कर देता है और कहता है कि उसे अब कंपनी संभालनी है, तो वो कहीं बाहर नहीं जाना चाहता। मिस्टर किम मान जाते हैं और कहते हैं कि वो और मिसेस किम बाहर जा रहे हैं और उन दोनों को अकेले टाइम स्पेंड करने बोलते हैं। पर थियंग फिर भी कोई एफर्ट नहीं लेता उनके रिलेशनशिप में। मिस्टर और मिसेस किम दोनों ही अपने ट्रिप में चले जाते हैं। थियंग और जिमिन की शादी को 1 महीना पूरा हो चुका था, पर उन दोनों में कोई फर्क नहीं था। जिमिन जितना भी ट्राई करे अच्छे से बात करने का और अच्छे से बिहेव करने का, थियंग कभी उसका रिस्पॉन्ड देता ही नहीं था। वो हमेशा ही रूडली बात करता था और हमेशा ही जिमिन को हर्ट करता था। जिमिन की यूनिवर्सिटी भी खत्म होने वाली थी और कुछ ही दिन बचे थे और उसके एग्जाम्स भी आ रहे थे। तो कुछ दिनों तक थियंग और जिमिन मिल ही नहीं पाते क्योंकि जिमिन पूरे दिन पढ़ता रहता था और उसके पढ़ाई पर ध्यान ना देने की वजह से कंपनी और ज़्यादा लॉस में चलने लग पड़ती है। कुछ दिनों में जैसे ही जिमिन की एग्जाम्स खत्म होते हैं, वो कंपनी को वापस टेक ओवर कर लेता है। वो अपनी पूरी कोशिश करता है ताकि अपनी कंपनी को वो वापस एक अच्छी रैंक में ला सके। इसके चलते जब जिमिन बहुत ज़्यादा ही हार्डवर्क करने लगता है, थियंग और उसका मिलना कम होने लगता है। वो दोनों ना ही कभी मिल पाते थे। जब भी मिलते थियंग उसे अवॉइड करके चला जाता। थियंग के वापस आने के बाद उन्होंने मुश्किल से ही एक साथ अच्छे से बात की थी और मुश्किल से ही एक साथ टाइम स्पेंड किया था क्योंकि थियंग करना ही नहीं चाहता था, तो वो दोनों कर ही नहीं पाए। और ये बात जिमिन को बहुत ज़्यादा सैड बनाती है थी। थियंग इस बात को नहीं जानता था कि उनकी कंपनी एक अच्छे रैंक में आ चुकी है और उनका जो लॉस हुआ था वो अब रिकवर हो चुका है। इसी तरह उनकी शादी को 2 महीने भी बीत जाते हैं, पर तब भी उनके बीच कोई बदलाव नहीं आता। थियंग अपना काम कर रहा होता है ऑफिस में जब उसको एक एम्प्लॉय आकर बताता है कि उनका एक सेक्टर आग की वजह से पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गया है। थियंग, ये कैसे हो सकता है? एम्प्लॉय, सर हमें नहीं पता वहाँ पर आग कैसे लगी, पर उस आग की वजह से पूरी जगह डिस्ट्रॉय हो गई है। बहुत लोग भी मारे गए, पर अच्छी बात है कि कुछ लोग बच गए। थियंग, उसका मैं क्या करूँगा? मेरी कंपनी के सेक्टर का क्या हुआ? क्या वो पूरी तरह जल चुकी है? एम्प्लॉय, बिल्डिंग तो वैसे ही है, पर अंदर के सारे ही प्रोडक्ट्स और मशीन्स खराब हो गए हैं। वो पूरे ही जलकर राख हो चुके हैं और जो मशीन्स बची है वो अच्छे से काम नहीं कर रही। थियंग, ओह गॉड, तुम्हें पता भी है वो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर था पूरी कंपनी का, और उस सेक्टर में आग कैसे लग सकती है? पता किसी ना किसी की गलती तो होगी ही ना। एम्प्लॉय, सर इसमें किसी की गलती नहीं थी, वो तो एक मशीन में अपने आप ही आग लग गई। उस मशीन का काम करना ऑलमोस्ट बंद हो ही गया था, वो अच्छे से काम नहीं कर रही थी।
हमने आपको बताया भी था, पर पता नहीं उसमें आग कैसे लग गई। शायद वो ज़्यादा ही हीट हो गया था। प्रियंक, तो तुम्हें बताना चाहिए था ना कि वो इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी है। बदलवा भी तो सकते थे उसको। एम्प्लॉय, पर आपके ऑर्डर के बिना हम कैसे करते? प्रियंक, हे भगवान, क्या करूँ इन लोगों का मैं। जाओ यहाँ से तुम अब। वो गुस्से से कहता है और अपने ऑफिस में आगे पीछे घूमने लगता है। उसे इस समय पर कोई भी बैकअप प्लान नहीं मिल रहा था। वो सेक्टर उनके सबसे हाईली प्रोडक्शन सेक्टर था। उस सेक्टर में इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होती थी जितनी उस सेक्टर में होती थी, और वही डिस्ट्रॉय हो गया पूरी तरह से। दिन जैसे ही बीतने लगे, उनकी कंपनी में लॉस ज़्यादा बढ़ने लगा क्योंकि उनकी प्रोडक्शन सही नहीं थी, और बहुत सारी कंपनीज ने पार्टनरशिप भी तोड़ दी उनके लॉस के कारण। तो उन पार्टनरशिप के कारण उनके लॉस और ज़्यादा बढ़ गए। जब जिमिन को ये बात पता चली, उसने हेल्प करने के लिए थियांग को पूछा। जिमिन, थियांग, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ अगर तुम चाहो तो। थियांग, मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए। जिमिन, तुम्हारी कंपनी पूरी तरह लॉस में चल रही है, तुम्हें हेल्प ले लेनी चाहिए। और मैं कोई दूसरा इंसान तो हूँ नहीं, मेरी कंपनी तुम्हारी भी तो है। थियांग, तुम्हारी कंपनी खुद लॉस में चल रही है। जिमिन, ऐसा नहीं है, मैंने बहुत ज़्यादा लॉस रिकवर कर लिया है ऑलरेडी, और मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए कैपेबल हूँ, मेरी कंपनी उतनी कैपेबल है। प्रियांक, छोड़ो, तुम मुझे क्या ही हेल्प करोगे, अब दिखावा बंद करो यहाँ से और जाओ। वो गुस्से में कहता है और जिमिन चला जाता है क्योंकि उसे पता था थियांग मारने वालों में से नहीं। वो अपने ऑफिस निकल जाता है जल्दी में, और ऑफिस पहुंचते ही वो अपने पर्सनल सेक्रेटरी को बुलाता है। जिमिन, तुम एक काम करो, हमारा जो प्रोडक्शन सेक्टर थियांग के पास है ना, वहाँ पे थियांग के प्रोडक्ट्स को कच्चे करना स्टार्ट करो, और जितनी जल्दी हो सके उतना ज़्यादा करना स्टार्ट करो। अगर कोई भी मशीन्स या किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो उन सबको मंगवा लो, और मुझे बस उनकी लिस्ट दे देना ताकि मैं उनका पेमेंट कर सकूं। पर्सनल सेक्रेटरी, ठीक है सर, मैं अभी करता हूँ। वो कहता है और वहाँ से चला जाता है। उनकी जो प्रोडक्शन सेक्टर थी थियांग की प्रोडक्शन सेक्टर के पास, वो बहुत जल्द ही बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर देती है थियांग के प्रोडक्ट्स की। और जो एम्प्लॉइज वहाँ पर काम करते थे प्रोडक्शन सेक्टर में, उन्हें उन प्रोडक्ट्स को देकर बोलती है कि वो थियांग के पास ये सब पहुँचा दे, और कहे कि ये सारी चीज़ें उस प्रोडक्शन सेक्टर में बची थी जो आग में जल गई। सारे एम्प्लॉइज उन 5 ट्रकों को लेकर थियांग के कंपनी के सामने पहुंच जाते हैं। उनका एक एम्प्लॉई थियांग के पर्सनल सेक्रेटरी के पास जाकर ये बात बताता है, और थियांग थोड़ा शॉक हो जाता है इस बात को सुनकर, क्योंकि ये संभव ही नहीं था। उस जगह में अभी भी कोई चीज़ें रहना कोई संभव ही नहीं था, क्योंकि वो खुद वहाँ पर जाकर आ चुका था। तो उसे लगा कि शायद लोगों ने उन चीज़ों को चुरा लिया था वहाँ से, और की वजह से सारी चीज़ें बच गई थी। और वो जानना चाहता था कि अगर उन्होंने चुराया था तो वो वापस क्यों लेके आए वहाँ पर। वो बाहर आता है एम्प्लॉइज के पास और पूछना स्टार्ट करता है, थियांग, वो कंपनी तो पूरी जल गई थी, तो ये सब कहाँ से आया? एम्प्लॉय, सर ये सब वहाँ पर बचा था तो हम इसे आपके पास ले आए। थियांग, मैं इस बात पे बिलीव नहीं करता, मुझे लगता है तुम लोगों ने इन सबको चुरा लिया था, है ना? एम्प्लॉय, नहीं सर, हम ऐसा क्यों करेंगे, तो वहाँ पे बस एम्प्लॉइज थे, और अगर अब हम इतना अच्छा पे करते हैं तो हम इन सबको चुरा के करेंगे भी क्या, और हम बेचें भी कहाँ पर? कंपनी के प्रोडक्ट्स है ना। थियांग, तुम मुझसे झूठ बोलना बंद करो और बताओ ये सब कहाँ से आया। मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों ने इन्हें ऐसे ही वापस लेके आए होगे। एम्प्लॉय, बट सर ये रियली वहाँ के प्रोडक्ट्स है। थियांग, इसका मतलब तूने चोरी की थी। एम्प्लॉय, नहीं सर, हमने चोरी नहीं की। थियांग, तो ये अभी तक मेरे पास क्यों नहीं आए और इतना टाइम क्यों लगा इन्हें आने में? एम्प्लॉय, सर बस एक ही वीक तो हुआ है आपके प्रोडक्शन कंपनी में आग लगे, ये सब तो हमें रिसेंटली मिला। अगर हमने चुराया होता तो हम आपके पास क्यों लाते? थियांग, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, तो मेरे पास क्यों लाए अगर तुम चुरा के लेके गए थे तो? एम्प्लॉय, क्योंकि हम चुरा के लेके ही नहीं गए थे। थियांग, और ये प्रोडक्ट्स तो वहाँ पे बचे भी नहीं थे। एम्प्लॉय, सर मुझे माफ़ करना, पर चाहते भी हुए भी तो आपको ये बता रहा हूँ कि ये जिमिन सर ने दिए हैं। वे इन सब को लाकर कल रात हमें देकर गए थे और कहा था कि आपको ये पहुँचा दे। हम बस उनका कहना मान रहे थे, और उन्होंने इस बात से मना किया था कि हम आपको बताएं ये चीज़ें कहाँ से आई। तो हम झूठ बोल रहे थे, पर आप मान ही रहे तो हमें बताना पड़ा। पर आप मेरे बॉस हो तो मैं ये बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन मुझे लगता है आपको उनकी हेल्प पहले ही ले लेनी चाहिए थी, क्योंकि उनकी कंपनी बहुत अच्छी चल रही है।
और वो आपके हस्बैंड भी तो है। प्रियंक तुम कौन होते हो मुझे सिखाने वाले? ये ले जाओ उसके पास वापस, मुझे नहीं चाहिए। सॉरी सर, पर आपको ये लेना चाहिए। मुझे लगता है आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। आपको उन्हें बता देना चाहिए, क्योंकि आप हस्बैंड वाइफ है। आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी तो आप दोनों कभी खुश रह ही नहीं पाएंगे। मैं जानता हूँ कि आप मेरे बॉस हो, तो आप मुझे आपके मुंह में बोलने का कोई अधिकार नहीं, पर मुझे लगता है जिमिन सर की कोई गलती नहीं है। अगर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो मुझे लगता है आपको वो ठीक कर लेनी चाहिए, क्योंकि जिमिन सर ऐसा कभी नहीं करते अगर उन्हें आपकी परवाह ना होती तो। और पता नहीं मैं ये क्यों कह रहा हूँ, लेकिन हर इंसान एक जैसा नहीं होता। शायद आप इसलिए उन्हें मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो। सॉरी सर, पर मैं रिजाइन करने वाला हूँ वैसे ही। तो आप मुझे फायर करो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये मुझे पता है। मेरी इस बात के बाद आप मुझे पक्का फायर करने वाले हो। ऑफ कोर्स यू आर फायर्ड। वो बोलता है और वहाँ से चला जाता है। वो सारे प्रोडक्ट्स उन उसका पर्सनल सेक्रेटरी उनके स्टोर्स में पहुंचा देता है, और उनकी सेल एक दिन में ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। पर प्रियंक इस बात को लेकर अभी भी बहुत ज़्यादा शॉक में था कि जिमिन ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो तो सिर्फ उनके घर पे इसलिए था क्योंकि उसकी कंपनी लॉस में चल रही थी। तो क्या वो बोल्डीगर नहीं था? उसकी कंपनी तो ऐसी जगह पर थी जहाँ पर वो ऑलमोस्ट खत्म हो ही चुकी थी, पर उसने कुछ समय में ही इसको बहुत आगे बढ़ा लिया। प्रियंक ये मानना नहीं चाहता था कि जिमिन अच्छा है, क्योंकि जब वो बाहर रहा था उसके जितने भी दोस्त थे वो सिर्फ उसके साथ इसलिए थे क्योंकि वो बहुत रिच था। वो हमेशा ही उसको यूज करते आए हैं, और इन बातों ने उसे बहुत ज्यादा दुख दिया था, इसलिए उसने लोगों के साथ मिलना ही कम कर दिया और बहुत ज्यादा रूड बन गया। इवन जिस लड़की ने उसे प्रपोज किया था वहां पर, वो भी उसके पैसे के लिए ही उसके साथ रहना चाहती थी, पर प्रियंक ने साफ मना कर दिया था क्योंकि उसे रिलेशनशिप में नहीं रहना था। और वो लड़की उसकी दोस्त बनकर उससे बहुत ज्यादा पैसे खर्च करवाती है। तो प्रियंक के मन में ये बात बैठ गई थी कि हर इंसान बहुत ज्यादा greedy है और बस पैसे को ही देखता है। पर जिमिन वो अलग था, जो कि प्रियंक नहीं समझ पा रहा था, क्योंकि हर इंसान सेम नहीं होता। कुछ लोग अच्छे होते हैं, हमें बुरे लोगों की वजह से लोगों को भी बुरा नहीं सोचना चाहिए। प्रियंक जब रात को घर गया, उसे जिमिन डाइनिंग हॉल में मिला। जिमिन, खाना खा लो। तुमने ठीक से खाना नहीं खाया एक वीक से। क्या? पहले मुझे ये बता तुमने वो सारी चीजें क्यों भेजी? जिमिन, वो तो वेल वो मैंने इसलिए ऐसे ही भेज दी। क्या तुमने ये क्यों भेजा? मुझे आंसर चाहिए। जिमिन, क्योंकि तुम्हारी कंपनी लॉस में थी और तुम मेरे हस्बैंड हो, तो मेरा जो है वो तुम्हारा भी है। चाहो तो मेरी खुद की कंपनी भी अपने लिए ले लो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पर मेरे से प्लीज अच्छे से बात तो कर लिया करो। मुझे नहीं पता तुम्हें क्या हुआ है, लेकिन तुम ऐसे तो नहीं थे, मुझे इतना पता है। तुम्हें कोई ना कोई गलत फैमिली जरूर हुई है प्रियांक, और तुम्हें उससे क्या? जिमिन, मुझे उससे बहुत कुछ है, क्योंकि तुम मुझसे ना ही अच्छे से बात करते हो ना ही अच्छे से बिहेव करते हो। अगर तुम्हें किसी भी बात की गलत फैमिली है तो तुम्हें बताना चाहिए ना। मैं जानता हूँ तुम्हें पैसा कुछ ज्यादा ही पसंद आने लगा है जब से तुम वापस आए हो। तो अगर तुम चाहो तो तुम मेरी कंपनी अपने लिए ले लो, और अगर तुम चाहो तो मैं अभी के अभी साइन भी मार के दे सकता हूँ। पर क्या तुम उसके बदले मुझे अपना टाइम और प्यार दोगे? प्रियंक, क्या तुम अपनी कंपनी बस प्यार और टाइम के लिए बेचोगे? जिमिन, हाँ, क्योंकि मुझे लगता है प्यार और अपने लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने से अच्छा और ज़्यादा प्रेशियस कुछ और है ही नहीं। प्रियंक, तो तुम यहाँ पे क्यों रहते हो? क्योंकि हमारे पास भी तो घर है, तुम वहाँ पर भी आ सकते थे। तो तुम्हारे मॉम और डैड के डेथ के बाद तुम यहाँ पर क्यों आए? जिमिन, क्योंकि मुझे डैड ने बहुत फोर्स किया यहाँ पर आने के लिए। वो नहीं चाहते थे कि मैं अकेले रहूँ वहाँ पर, क्योंकि वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ था जब वो नहीं रहे मेरे साथ। तो डैड चाहते थे कि मैं उनके साथ रहूँ और अपने पेरेंट्स की कमी कभी महसूस ना करूँ। शायद से इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ पर आने के लिए इतना ज़्यादा फोर्स किया था। और रही बात कंपनी के लॉस की, तो वो तो मुझे पता ही था होने वाला है, क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी चल रही थी, तो मैंने कंपनी में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अगर तुम सोचते हो कि मेरी कंपनी लॉस की वजह से मैं यहाँ पर आके रहने लगा, तो ये गलत है। प्रियंक, बहुत हो गया, अपनी मनगढ़ंत कहानी को अपने पास ही रखो। जिमिन, पर ये ऐसी वैसी कहानी नहीं है, ये सच है। प्रियंक, ठीक है, मैं मान लूंगा अगर तुम मुझे अभी अपनी कंपनी दे दो तो। जिमिन, जैसे तुम्हारी मर्जी। वो कहता है और अपना फोन निकालता है। कुछ समय बाद उसका पर्सनल सेक्रेटरी उसके पास कुछ पेपर्स लेकर आता है। जिमिन, ये रहे पेपर्स, तुम्हारे सामने इनको साइन करके दे दूंगा। वो कहता है और
अपने पर्सनल सेक्रेटरी से पेन लेकर उन सारे पेपर्स में साइन करके थियांग को पकड़ा देता है जिमिन। तो अब मुझे वो मिलेगा जो मैंने मांगा था। थियांग, क्या तुम सच में पैसे के लिए यहाँ पर नहीं थे? जिमिन, नहीं। अगर मॉम और डैड ने मुझे इतना परस्यू ना किया होता तो मैं यहाँ पे आता ही नहीं। तो मुझे तुम्हारा बिहेवियर अच्छा नहीं लगा। तुम बहुत बदल गए बस कुछ सालों में ही। तुम ऐसे कभी नहीं थे। तो तुम ऐसे क्यों हो गए? थियांग, क्योंकि वहाँ पे सारे के सारे बस मेरे पैसे के लिए मेरे साथ रहा करते थे। तो मुझे लगा कि सारे बस पैसा ही चाहते हैं। जिमिन, पर सारे सेम नहीं होते ना। तुम्हें उन कुछ बुरे लोगों की वजह से सभी को बुरा नहीं सोचना चाहिए। थियांग, आई एम सॉरी। तुम अपनी कंपनी अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए ये। जिमिन, तो क्या तुम मुझे अपना टाइम और प्यार देने से इनकार कर रहे हो? अगर वैसी बात है तो मुझे कंपनी नहीं चाहिए, तुम रख लो। और प्लीज थोड़ा सा टाइम और प्यार दे दो तो काफी है मेरे लिए। भले तुम्हें ना बताओ तो तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हें बहुत पहले से पसंद करता आया हूँ। मुझे नहीं पता लेकिन किस तरह मिस्टर और मिसेस किम को ये बात पता चली, पर मुझे लगता है उन्हें ये बात पता थी, इसलिए उन्होंने तुम्हारे साथ मेरी शादी करवाने का प्लान किया था। अगर उन्हें ना पता होता तो ऐसा वो कभी करते ही नहीं। तुम्हारे बिहेवियर को ठीक करने का तो एक बस बहाना था, वरना वो जानते थे कि मुझे तुम पसंद हो। थियांग, और ये कब हुआ? जिमिन, तुम यहाँ पर थे। हाई स्कूल तक तो हम साथ में ही पढ़े थे ना। मुझे तो तुम हमेशा से ही पसंद थे, पर तुम अब्रॉड चले गए तो मैं तुम्हें कन्फेस नहीं कर पाया। और उसके बाद पेरेंट्स की डेथ हो गई तो मैं कुछ ज़्यादा ही सैड हो गया था। अब मुझे नहीं पता कि ऐसा चला जाएगा सब कुछ। तो क्या तुम प्लीज़ इस डील को मानते हो? अगर तुम मुझे प्यार नहीं करते तो पहले ही बोल दो, मैं चला जाऊंगा। ध्यान नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। वो कहता है और जोर से जिमिन को हक कर लेता है। उसे नहीं पता था कि वो जिमिन को पसंद करता है, लेकिन जब जिमिन ने कहा कि वो दूर जा रहा है, उसके अलग होने के थॉट से ही उसको एक ज्यादा ही अलग टाइप की फीलिंग आने लगी। उसके दिल में जोर से दर्द हुआ और जिमिन के बिना रहने का जो थॉट था वो उसे डराने लगा। उसे नहीं पता था कि उसके पास ये सारी फीलिंग्स भी थी जिमिन के लिए। क्या, मुझे माफ कर दो, ये मेरी गलती है। मैं कुछ ज्यादा ही पागल हो गया था। मुझे सबको एक जैसा सोचना नहीं चाहिए था। तुम अपनी कंपनी अपने पास रख सकते हो और मैं तुम्हें टाइम और प्यार भी दूंगा। तुम्हें जो चाहिए वो दूंगा। तुम बस मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज। जिमिन, सच में? क्या तुम मुझे सच में पसंद करते हो? थियांग, हाँ करता हूँ। पता नहीं ये फीलिंग्स कहाँ से है, लेकिन बस मैं ये जानता हूँ कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। मुझे माफ कर दो। मेरे इस रूड बिहेवियर की वजह से मैं कुछ ज़्यादा ही अंधा हो गया था। मुझे हर एक इंसान को बस दूसरे लोगों के बिहेवियर से जज नहीं करना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी। मैं वापस ऐसा कभी नहीं करूँगा और हमेशा ही सबके साथ अच्छे से बिहेव करूँगा। बट तुम छोड़ के मत जाओ। नहीं जाओगे ना? जिमिन, नहीं। आई लव यू। आई रियली लव यू अलॉट। थियांग, आई लव यू टू। थियांग हग से पीछे होता है और जिमिन की आंखों में देखने लग पड़ता है। दोनों ही एक दूसरे को खो देते हैं उनकी आंखों में। थियांग, क्या मैं वो इससे पहले कि कुछ बोल पाता, जिमिन अपने लिप्स को उसके लिप्स के साथ जोड़ देता है और वो एक बहुत ही पैशनेट किस शेयर करते हैं।